अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे जहाँ पे हमने लास्ट टाइम अपना लेक्चर ख़त्म किया था। हमने विल्सन करंट मिरर को जो है ये स्टडी किया था, इसका इन डेप्थ एनालिसिस किया था। इधर आपने यूज़ किया था सुपर नोड का प्रिंसिपल, ट्रांस डायोड को साथ में आपने देखा था। अगर आपको क्लियर नहीं है, आप पिछली वीडियो जाकर दोबारा देख सकते हैं जिसमें ये चीज़ें आपको जो है एक्सप्लेन की गई हैं। तो इस सारे को करने के बाद मैंने कहा था कि ये एक एक्सरसाइज जो है वो हम आज के लेक्चर में करेंगे। तो इससे एक तरह की ना क्विक रिवीजन आपकी भी हो जाएगी कि जो पिछले लेक्चर में हमने क्या क्या चीज़ें सीखी। अच्छा, तो सरप्राइजिंगली इस एक्सरसाइज में आपके पास कोई भी सर्किट डायग्राम नहीं बताया गया, बल्कि आपको सीधा विल्सन मिरर का कह दिया गया है। तो आपको विल्सन मिरर का जो सर्किट है वो आपको खुद से याद होना चाहिए कि किस तरीके से ये आपके पास कनेक्टेड है, कहाँ पे ट्रांस डायोड आना है, कहाँ पे नहीं आना है। ठीक है, किस नोड ने आपके पास रेफरेंस करंट के साथ लगना है और किसने नहीं लगना। तो वो जो है ये आपके पास है कि ट्रांस डायोड इधर आपके पास लगा होगा। अच्छा, और दूसरा आपने इसको एक सिंपल करंट मिरर के साथ कंपेयर करना है। तो अभी मैं क्विकली जो है यहाँ पे दोनों ही एक तरह के ना सर्किटरी क्विकली बना देता हूँ। तो जी, पहला जो हमारे पास केस है वो हमारे पास ये आई रेफरेंस के साथ ये चल रहा है सिंपल करंट मिरर का। ठीक है जी, तो सिंपल करंट मिरर है। यहाँ पर से आपके पास आगे इधर आउटपुट आनी है। तो ये आपके पास हो गया सिंपल करंट मिरर। ठीक है, तो जो सिंपल करंट मिरर है उसके केस में हमसे क्या पूछा गया है कि हमने पहली चीज़ तो निकालनी है ट्रांसफ़र रेशो एरर। ट्रांसफ़र रेशो एरर जो हमारे पास था ये हमने पहले ही भी एक दफ़ा एवेल्यूएट किया हुआ है कि यहाँ पर से जो करंट हमारे पास फ्लो कर रहा है वो हमारे पास है आई रेफरेंस। जो करंट इस नोड से आगे फ्लो कर रहा है वो हमारे पास है आई सी। ठीक है, कलेक्टर करंट जो कि इस करंट के बराबर होगा। तो इन दोनों के दरमियान में जो हमारे पास डिफरेंस आएगा बेसिकली ये वाला, तो वो हमारे पास जो है ट्रांसफ़र एरर के बराबर है। और जब रेशियो लिख लेनी है तो उसको हम डिवाइड थोड़ा कर देंगे। ये हमारे पास हो गया जी आई रेफरेंस है। ये हमारे पास जो है आई सी इज इक्वल टू आई आउटपुट के बराबर है। ये वाला हमारे पास आई सी इज इक्वल टू आई आउटपुट के बराबर है। ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास जो है एरर आएगा। ये वाला करंट हमारे पास बराबर था 2 टाइम्स आई सी ओवर बीटा के, कैपिटल बी से बीटा को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो हमारे पास एरर की रेशियो क्या होगी, आई रेफरेंस माइनस आई आउटपुट। केसीएल इस पॉइंट पे आप लगा के देख सकते हैं। तो ये आपके पास आएगा कि जी एक करंट आ रहा है, दो करंट जा रहे हैं। तो लेकिन जब इसको हम वैल्यूएट करेंगे एरर के लिए, आई रेफरेंस माइनस आई आउटपुट इज इक्वल टू आई आउटपुट। ठीक है, ये क्योंकि आई सी और आई आउटपुट बराबर है, डिवाइडेड बाय बीटा के है। और इसके अंदर जब आप ट्रांसफ़र रेशो ले लेंगे तो वो आपके पास आ जाएगी आई रेफ माइनस आई आउटपुट डिवाइडेड बाय आई आउटपुट इज इक्वल टू 2 ओवर बीटा। और ये 2 ओवर जो बीटा है ये आपके पास आ जाएगा 2/100 इज इक्वल टू 2%। ठीक है, जो सेकंड चीज़ हमसे पूछी गई है वो आउटपुट रेजिस्टेंस। आउटपुट रेजिस्टेंस हमने कहाँ से निकालनी है, आउटपुट रेजिस्टेंस हमने यहाँ से देखते हुए निकालनी है। ठीक है, कि इस पॉइंट से देखते हुए क्या रेजिस्टेंस है। तो यहाँ पे हमारे पास ये आर आउटपुट जो है ये दोनों केसेस में लगी होगी, पर इस केस में आप देखते हैं तो ये आर आउटपुट आपको इधर से सिर्फ नज़र आएगी। ये बाकी वाले हिस्से जो हैं ये कंसिडर नहीं होंगे। आर आउटपुट के अलावा जो बाकी सर्किट है वो इन्फिनिट रेजिस्टेंस नज़र आएगी। तो ये आपके पास आर आउटपुट है, तो यही आपकी
जो है आउटपुट रेजिस्टेंस है, मतलब कि हमारे पास आर आउटपुट जो है वो हमारे पास आ जाएगी 100 किलो ओम। ठीक है, ये हो गया हमारे पास एक नॉर्मल करंट, सिंपल जो है करंट मिरर। अब हम क्या करते हैं, अब हम ज़रा चेक करते हैं कि हमारे पास दूसरे केस में क्या आएगा। विल्सन करंट मिरर, तो विल्सन करंट मिरर बनाना है, यहाँ पे मैं सर्कल बाद में बना दूंगा। ठीक है जी, तो विल्सन करंट मिरर के लिए ये हमारे पास एक ट्रांजिस्टर है ब्रांच का, एरो और वो चीज़ें मैं बाद में सॉरी इधर डाल दूंगा। यहाँ पे हमारे पास ट्रांस डायोड है। ठीक है जी, ट्रांस डायोड हो गया, ये बाकी सारा इस तरीके से आ गया। ठीक है जी, और ये हमारे पास बन गया विल्सन करंट मिरर। ठीक है, इसमें ये वाली जगह हमारे पास आई रेफरेंस की है और इधर ऊपर जो है सप्लाई लगी हुई है। तो इस केस में क्या होगा कि आई तकरीबन जो है ना यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है, जो कि हमारे पास आई आउटपुट के बराबर है, वो हमारे पास जो है अप्रोक्सीमेटली इस दूसरे करंट के बराबर आ जाता होता है। ठीक है, लेकिन है कि हमें कहा गया है कि फाइनाइट बीटा के इफेक्ट्स को सारा कुछ हमने कंसिडर करना है। तो इसका मतलब है कि ये पूरा सॉल्व करके ही आपके पास प्रॉपर रिलेशन आएगा। हमने क्योंकि ये काम पहले कर लिया हुआ है और प्रॉपर सॉल्व करने के बाद हमारे पास जो है अप्रोक्सीमेट रिलेशन जो है ये आया था आई आउटपुट ओवर आई रेफरेंस का, जिसका मतलब है कि ये जो एरर इधर से फ्लो करंट कर रहा है वो तकरीबन हमारे पास आ जाएगा आई रेफ माइनस आई आउटपुट डिवाइडेड बाय आई आउटपुट इज इक्वल टू 2 ओवर बीटा स्क्वायर। ठीक है, ये तकरीबन जो है ये उसी रिलेशन से आ गया। तो ये हमारे पास किसके बराबर बनेगा, ये बनेगा 2 ओवर 10,000 के, जो कि हमारे पास आएगा 2 ओवर 100 हमारे पास था 2%, 2 ओवर 1000 हमारे पास होगा 0.2, तो ये आ जाएगा 0.02%। ठीक है, परसेंटेज के अंदर एरर, तो तकरीबन ये नेग्लिजिबल हमारे पास आ गया। दूसरा जो हमारे पास रेजिस्टेंस का था, उसमें आपको ये पूरा का पूरा एक हमने कॉम्प्लेक्स पार्ट किया था सॉल्व करने का, जिसमें हमें यहाँ से आगे रेजिस्टेंस देखते थे तो इधर आर ई नज़र आती थी, इस तरफ से जो रेजिस्टेंस है वो आपको रिलेटिवली लार्ज नज़र आती थी, तो एक डीजनरेशन सा एक तरह का इफेक्ट था। एंड रिजल्ट ये था कि हमारे पास जो आर आउटपुट इस केस में आएगी तो वो आएगी हमारे पास बीटा टाइम्स आर ओ डिवाइडेड बाय 2। तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, ये हमारे पास बन जाता है 100 टाइम्स 100K डिवाइडेड बाय 2। इसका मतलब है कि 100K को हमने 50 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये हमारे पास तकरीबन बन जाता है 100K को हम अगर 10 से करेंगे 1 मेगा हो गया, 5 से करेंगे तो ये हमारे पास आ गया 5 मेगा ओम्स। तो अब जब इन दोनों केसेस को हम कंपेयर करते हैं, तो जहां पे हमारे पास नॉर्मल करंट मिरर में एरर 2% था, ठीक है, 2% एरर आया था और 100K रेजिस्टेंस थी, उसके मुकाबले में ये जो नया वाला सर्किट है विल्सन करंट मिरर का, तो वहाँ पे हमारे पास एरर इसके मुकाबले में 100 गुना कम है और हमारे पास आउटपुट रेजिस्टेंस भी ज़्यादा। तो ये बहुत ज़्यादा हाईली यूजफुल है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल। ये हमने एक एग्जांपल के थ्रू इसका यूटिलिटी इसकी चेक कर ली।
अच्छा जी, ये जब हमने कर लिया विल्सन करंट मिरर का, तो उसके बाद हम ज़रा भी एक और जो फाइनल हमारे पास करंट सोर्स या करंट मिरर की टोपोलॉजी है, हम उसको देखते हैं, और इसका नाम है विटलर करंट सोर्स और करंट मिरर। ठीक है, इसमें क्या है कि ये अगर हम इस पॉइंट से ऊपर देखें तो ये हमें बिल्कुल नॉर्मल करंट मिरर नज़र आ रहा है। ठीक है, सिंपल वाला। फ़र्क सिर्फ आपके पास क्या है कि आपके पास यहाँ पे एक आर ई रजिस्टर, डीजनरेशन एक तरह की रजिस्टर जो है, अगर यहाँ पे ट्रांस डायोड लगा हुआ है रेफरेंस करंट के साथ, तो दूसरी साइड पे लोड वाली साइड के ऊपर जहाँ पे आई आउटपुट आ रहा है, वहाँ पे एक आपने आर ई रजिस्टर लगाया। ठीक है, इसका इसका जो फ़ायदा और ये क्या इम्पैक्ट है, ये हम ज़रा सोल्व करने के बाद जो है इसका पता चलता है। अच्छा जी, अब सॉल्व करने के लिए यहाँ पे बहुत ही कॉम्प्लेक्स ये रिलेशन लिखे हैं, लेकिन मैं पहले आपको बता दूं कि ये रिलेशन इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। हमारे पास आई सी, ठीक है, आई आउटपुट जो है, लेट्स से आई आउटपुट या आई रेफरेंस दोनों के लिए यूज़ कर सकते हैं। इस केस में हम जो है बीटा को की वैल्यू को जो है उसके इम्पैक्ट को इग्नोर कर रहे हैं। तो जब इग्नोर कर रहे हैं तो Q1 में लेट्स से जो हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है वो यही आई रेफरेंस है। ठीक है, कि ये वाला जो एरर है ये आपने काफ़ी इसको इग्नोर लेट से कर दिया। तो उस केस में हमारे पास क्या होगा कि यहाँ पे आपने यहाँ पे हम आ गए। अच्छा जी, तो हमें पता है कि ये ट्रांजिस्टर के केस में जो हमारे पास ये आई रेफरेंस है, जो कि इस ट्रांजिस्टर का आईसी है, इस वाले ट्रांजिस्टर का, वो हमारे पास बराबर होता है आई एस, जो कि डार्क करंट या लीकेज करंट है, टाइम्स ई टू द पावर ऑफ वी वी बी ई ओवर वी थर्मल। ठीक है, तो आई रेफरेंस हमारे पास इसके बराबर है। इसमें मैं क्या कर सकता हूँ, इस रिलेशन में अगर मैं लिख लूँ कि आई रेफरेंस डिवाइडेड बाय आई एस, तो वो मेरे पास आ जाएगा ई टू द पावर ऑफ वी बी ई डिवाइडेड बाय वी थर्मल। और इसके अंदर अगर मैं दोनों साइड्स पे लॉग नेचुरल ले लूँ, तो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे हो जाएगा लॉग नेचुरल आई रेफ ओवर आई एस इज इक्वल टू वी बी ई ओवर वी थर्मल। ठीक है, ये इसके बराबर हो जाएगा, और इसी के अंदर यहाँ पे ये वी बी ई जो है वी बी ई वन है, इसी के अंदर वी थर्मल को अगर अगली तरफ मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास ये वाला रिलेशन आ जाता है। ठीक है, तो जहाँ पे जो है कि ये करंट जो रिलेशन है, ये बेसिक डायोड वाला जो रिलेशन होता है आपके पास बेस मीटर वोल्टेज का और कलेक्टर करंट का, तो ये उससे ये सारा एवेल्यूएट किया गया। इसी तरीके से जब हम सेकंड ट्रांजिस्टर के केस में देखेंगे, तो इसके अब दोनों ट्रांजिस्टर्स के क्रॉस वीबीई वोल्टेज जो है वो बराबर नहीं है। इसका मतलब है कि इसमें से जो करंट फ्लो कर रहा है और जो इसमें से करंट फ्लो कर रहा है वो आपके पास बराबर नहीं होंगे। तो सेकंड केस में जब आप इस ट्रांजिस्टर का निकालते हैं तो वो आपके पास ये रिलेशन आ जाता है, दोनों एक जैसे सिमेट्रिक हैं, बस फर्क ये है कि आपके पास यहाँ पे आई रेफरेंस है, यहाँ पे आई आउट। याद रहे ये दोनों ट्रांजिस्टर्स मैच्ड हैं। ठीक है, तो आई एस इन दोनों का आपके पास बराबर है, मीटर बेस जंक्शन एरिया बराबर है, लेकिन क्योंकि वीबीई इनके क्रॉस डिफरेंट है, पहले का जो वीबीई है वो दूसरे का जो वीबीई है वो इन दो टर्मिनल्स के क्रॉस है, और पहले का वीबीई विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, तो इस वजह से ये आपके पास डिफरेंट करंट्स आ रहे हैं। अब इन दोनों रिलेशंस को सब्ट्रैक्ट करें तो वीबीई वन माइनस वीबीई टू इज इक्वल टू वी टी लॉग नेचुरल आई रेफरेंस ओवर आई आउटपुट। अब यहाँ पे आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि जब लॉग नेचुरल के अंदर आप दो टर्म्स को जो है सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो सब्ट्रैक्शन का मतलब है कि जो इसके अंदर न्यूमरेटर में आपके पास जो भी आर्ग्यूमेंट होगा वो इन्वर्ट होके अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये इसको इन्वर्ट करके अंदर जब मल्टीप्लाई किया है, तो ये पहली टर्म तो आई रेफरेंस ओवर आई एस है, दूसरी टर्म हो जाएगी आई एस ओवर आई आउटपुट। तो वहां पर से ये आई एस आपके पास लीकेज करंट की टर्म एलिमिनेट हो जाएगी, तो आई रेफरेंस ओवर आई आउटपुट मतलब कि एक वोल्टेज आपको पता है, तो दोनों वोल्टेजेस अगर आपको पता है और एक करंट पता है, तो आप आई रेफरेंस निकाल सकते हैं, वाइस वर्सा। तो ये
इस रिलेशन का मतलब बनता है। अच्छा, दूसरे तो जगह पे हम अगर यहाँ पे KVL लगाएं तो हमें पता चलता है इस नोड और इस नोड के दरमियान में जो वोल्टेज है VBE1 वो दो वोल्टेज से मिलके बना है। एक वोल्टेज आपके पास, अगर बीटा का वैल्यू इम्पैक्ट को हम नहीं कंसिडर कर रहे, अल्फा तकरीबन 1 है, तो ये भी आपके पास आई आउटपुट ही होगा। ठीक है, तो हमारे पास जो चीज़ आती है वो ये आती है कि ये वोल्टेज VBE1 इज इक्वल टू VBE2 प्लस आई आउटपुट RE। ठीक है, तो इसमें जो है VBE1 माइनस VBE2 इसको अगली साइड पे ले जाएं तो वो हमारे पास तो इस चीज़ के भी बराबर था। तो ये वाली जो टर्म है ये आई आउटपुट RE के बराबर हो गई। तो यही चीज़ यहाँ पे हम लिख देते हैं कि आई आउटपुट RE इज इक्वल टू VT log नेचुरल आई रेफरेंस ओवर आई आउटपुट। ठीक है, मतलब कि इंडिपेंडेंट ऑफ दीज वोल्टेजेस आपने ये चीज़ निकाली जहाँ पे RE आई आउटपुट पता हो आपको, आउटपुट क्या चाहिए और RE आपने कितना रखना है, आई रेफरेंस निकाल सकते हैं, या ये दोनों चीज़ें पता हो तो आप RE को एवेल्यूएट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास जो है बिटलर करंट सोर्स है। अब इसका ज़रा इम्पैक्ट हम एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली ये रेलेवेंट एग्जांपल है। जैसे हमने विल्सन करंट सोर्स के केस में जो एग्जांपल या एक्सरसाइज थी उसमें हमने कंपेयर किया था विल्सन करंट सोर्स को नॉर्मल करंट मिरर से जो सिंपल है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हम विटलर करंट सोर्स को कंपेयर करेंगे नॉर्मल सिंपल करंट मिरर से, और फिर वहाँ पर हम देखेंगे कि क्या इसके अंदर हमें एडवांटेज है। तो अब यहाँ पे हमारे पास इस एग्जांपल के केस में हमें कहा गया है कि देयर आर टू सर्किट्स फॉर जनरेटिंग अ कांस्टेंट करंट। करंट हमें बहुत कम चाहिए। ठीक है, आमतौर पे 1 मिली एम्पेयर 10 मिली एम्पेयर इस तरह करके होता था, हमने जितने भी सर्किट्स पढ़े हैं। अब ये 1 मिली एम्पेयर के मुकाबले में ये 100 टाइम्स कम करंट है आपके पास। ठीक है, 10 माइक्रो एम्पेयर का। तो अब हमें कहा गया है और जी सप्लाई यहाँ पे 10 वोल्ट की है, नीचे आपके पास ग्राउंड है, और जो हमें ट्रांजिस्टर ये गिवन है इसका हमें लीकेज करंट नहीं दिया, लेकिन हमें क्या किया गया है कि दो पैरामीटर्स उन्होंने दे दिए हैं। वो पैरामीटर्स आपके पास ये हैं कि VBE जब इसका 0.7 है तो इसका कलेक्टर करंट जो है वो 1 मिली एम्पेयर का होगा। IC इज इक्वल टू 1 मिली एम्पेयर फॉर VBE इज 0.7। ठीक है, ये चीज़ क्या क्यों रेलेवेंट है, क्योंकि जब ये वाला रिलेशन है, अगर आपके पास आपको VBE और आई रेफरेंस पता है तो आप IS निकाल सकते हैं। ठीक है, या ये दो पैरामीटर्स आपके पास इंपॉर्टेंट हैं ट्रांजिस्टर के। किसी भी ट्रांजिस्टर में ये आपको चीज़ें पता हो तो आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कैसे इसने बिहेव करना है। अच्छा जी, ये हमारे पास आ गया और हमें कहा गया कि नेग्लेक्ट कर दें फाइनाइट बीटा के इम्पैक्ट को। तो और चीज़ हमने क्या एवेल्यूएट करनी है, हमने एवेल्यूएट करना है रिक्वायर्ड रजिस्टर्स। R1 अगर इधर लगा तो R1 की क्या वैल्यू होगी। अच्छा जी, अब चीज़ ये है कि इसको सॉल्व करना है हमने। कैसे सॉल्व करें, अब नॉर्मली तो हमें कैसे हम कर रहे होते हैं कि जी इसके क्रॉस 0.7 वोल्ट्स हमने एज्यूम किए और बाकी इधर से करंट हमने निकाला कि कितना फ्लो करना है। 10 माइक्रो एम्पेयर है तो ये रजिस्टर की वैल्यू आ जाएगी। पर अब इशू ये है कि 0.7 वोल्ट के ऊपर, ठीक है, 0.7 वोल्ट अगर आपने इधर अप्लाई किए हैं, ये अगर आपके पास प्लस माइनस 0.7 वोल्ट है, जिसका मतलब है कि ये नोड भी 0.7 पे है, तो ये करंट 10 माइक्रो एम्पेयर नहीं फ्लो करेगा, ये करंट तो 1 मिली एम्पेयर होगा, क्योंकि ये गिवन है हमें। तो हमने क्या करना है कि हमने ये 10 माइक्रो एम्पेयर के ऊपर वोल्टेज निकालनी है। ठीक है, 1 मिली एम्पेयर पे 0.7 है तो 10 माइक्रो एम्पेयर पे VBE कितनी होगी, और फिर उसके थ्रू हम ये R1 निकालेंगे। डायरेक्ट नहीं आप एवेल्यूएट कर सकते। ठीक है, खासतौर पे ये विडलर करंट सोर्स के अंदर ना आप नहीं है डायरेक्ट वैल्यूएशन कर सकते। अब हम ये कैसे निकालें कि जी 10 माइक्रो एम्पेयर के केस में VBE क्या होगी। उसके लिए हम क्या करेंगे, हम ये वाला रिलेशन जो है दोबारा यूज करेंगे इसी तरह के, कि अगर एक ही ट्रांजिस्टर आपके पास है
और VBE अगर 0.7 वोल्ट है तो आई रेफरेंस आपके पास 1 मिली एम्पेयर है। ठीक है, ये मैं लिख लेता हूँ। अगर ये आपके पास 1 मिली एम्पेयर है तो ये चीज़ है 0.7 वोल्ट। तो अगर इसको हम चेंज करके इसको हम कर देते हैं 10 माइक्रो, तो VBE क्या होगा? क्या ये हम इधर से एवेल्युएट नहीं कर सकते? हम कर सकते हैं, लेकिन ये IS आपको फाइंड करना होगा। लेकिन हम क्या करेंगे, दो रिलेशन लिख लेते हैं। अब ये मैं पूरा लिखना नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरे ख्याल में अगर मैं लिख दूं तो आप लोगों को समझ आ जाएगी, चीज़ें पहले कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ पे ऊपर मैं लिख देता हूँ। ठीक है जी, तो हम क्या करते हैं कि लेट से ये जो VBE की वैल्यू हमारे पास थी, अगर ये 0.7 वोल्ट इज इक्वल टू V थर्मल, ठीक है, एंड लॉग नेचुरल ये हमारे पास है 1 मिली एम्पेयर डिवाइडेड बाय IS। लेकिन इसी तरीके से जब हमने VBE 1 है जो कि हमारे पास 10 माइक्रो एम्पेयर के केस में है, तो वो हमारे पास हमने निकालनी है, वो किसके बराबर होगी? वो होगी VT टाइम्स लॉग नेचुरल 10 माइक्रो एम्पेयर ओवर IS। ठीक है, तो अब ये आपके पास रिलेशन आ गया। तो अगर इस रिलेशन के अंदर आप क्या करते हैं, VBE 1 माइनस 0.7 वोल्ट निकालें, तो ये दोनों टर्म्स भी आपस में सब्ट्रैक्ट होंगी, जिस तरह हमने पहले विडलर करंट सोर्स के लिए रिलेशन डिराइव किया था। तो जब ये सब्ट्रैक्ट होंगी तो ये आपके पास कुछ बन जाएगा इस तरह से कि VBE 1 माइनस 0.7 वोल्ट इज इक्वल टू VT। ये इसमें से सब्ट्रैक्ट किया है तो ये VT कॉमन ले लिया, और जो लॉग नेचुरल के अंदर जो है आपने जब सब्ट्रैक्ट करना है इस टर्म को इसमें से, तो इसके इन्वर्ट आर्ग्यूमेंट के अंदर जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो वो आपके पास बन जाएगा लॉग नेचुरल 10 माइक्रो एम्पेयर ओवर IS टाइम्स IS ओवर 1 मिली एम्पेयर। ठीक है, तो ये जो सब्ट्रैक्ट इसमें से इसको किया है वो आपके पास इसके बराबर आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास जो है ये IS कट हो गया, ये दोनों टर्म्स ना सेपरेट थी जो मल्टीप्लाई अंदर हो रही है। ठीक है, 10 माइक्रो एम्पेयर ओवर IS मल्टीप्लाइड बाय IS ओवर 1 मिली एम्पेयर, तो इधर IS कैंसिल हो गया, 10 माइक्रो एम्पेयर ओवर 1 मिली एम्पेयर, ये चीज़ आ गई, तो ये रिलेशन आपके पास आ जाता है पूरा। ठीक है, एक्यूरेट जब आपने वैल्यूज निकालनी हो VBE की, एग्जैक्ट आपको करंट अगर पता हो तो वो यहाँ से निकलती है। ये 0.58 वोल्ट है, 0.7 वोल्ट नहीं है। ठीक है, 0.7 की बजाय 0.58 वोल्ट आ गया। और जब ये अगर आपको पता चल गया कि जी यहाँ पे 0.58 वोल्ट है, ठीक है, जो कि इसके बराबर है, तो 10 वोल्ट है, ये इसमें से सब्ट्रैक्ट किया, ओम्स लॉ लगाएंगे आप। ठीक है, 10 माइनस 0.58 और ये करंट जो है मिली एम्पेयर में वो आपने लिख दिया 0.01 मिली एम्पेयर, डिवाइड किया तो 942 किलो ओम आपके पास रेजिस्टेंस आ गई। ये है नॉर्मल करंट मिरर में अगर आपने इसकी एग्जैक्ट वैल्यू को वैल्यूएट करना हो, जब आपको ट्रांजिस्टर के ये पैरामीटर्स पता है। जब हमने ये यूज़ करना है विडलर करंट मिरर, जब हमने यूज़ करना है तो उस, या करंट सोर्स जो हमने बनाना है, तो उस केस में क्या होगा, हमारे पास एक रिलेशन पहले ही अवेलेबल था। हम ऐसे करते हैं कि आउटपुट पे अगर हमें 10 माइक्रो एम्पेयर चाहिए, तो विडलर करंट मिरर के केस में दोनों करंट्स का बराबर होना ज़रूरी नहीं है। क्यों ज़रूरी नहीं है? क्योंकि आउटपुट का रिलेशन और इनपुट के रिलेशन के अंदर हमारे पास ये जो यहाँ पे एक रेजिस्टर लगा है R3, ये एक वेरिएबल अवेलेबल है। ठीक है, आप इस करंट रेजिस्टर की वैल्यू को चूज करके जो है स्केलिंग कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम कहेंगे कि जी आउटपुट हम रखते हैं 10 माइक्रो एम्पेयर, 10 माइक्रो
एम्पेयर हमने रख दिया, और जो रेफरेंस करंट है वो हम 1 मिली एम्पेयर रख लेते हैं। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर हमें जो है आसानी है कैलकुलेशंस में। तो हमने जब इस चीज़ को 1 मिली एम्पेयर रख लिया तो रिलेशन हमने डिराइव किया था पहले ये वाला, तो इसमें आई रेफरेंस की जगह हमने 1 मिली एम्पेयर प्लेस कर दिया, और आई आउटपुट जो दोनों जगह हैं यहाँ पे हम जो है 10 माइक्रो लिख देते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा 10 इंटू 10⁻⁶ R3 इज इक्वल टू 0.025 लॉग नेचुरल 1 मिली एम्पेयर ओवर 10 माइक्रो एम्पेयर। अब इधर हमें फ़ायदा क्या है कि इसको 0.7 वोल्ट्स हमने प्लेस किया था, तो इसकी वैल्यू तो डायरेक्टली आपके पास आ जाएगी। 1 मिली एम्पेयर पे 0.7 वोल्ट्स है VBE, 10 माइनस 0.7 ओवर 1 इज 9.3 किलो ओम। तो ये रजिस्टर तो आपने इधर से निकाल लिया R2। जो R3 वाला था वो इस रिलेशन से आपने निकाला, वो आपके पास आ गया 11.5 किलो ओम। तो विडलर करंट मिरर या करंट सोर्स के केस में आपने चेक किया कि आपके लिए जो मर्जी आपने आउटपुट लेनी हो, आप मैच्ड ट्रांजिस्टर्स लें। इधर से लेट से एक फिक्स्ड कर देता हूँ 1 मिली एम्पेयर, 1 मिली एम्पेयर ही फिक्स्ड आपने बना दिया। और अगर आपने 5, 6, 7 डिफरेंट ब्रांचेस लगाई हैं, हर ब्रांच का करंट आपने बहुत कम से लेके बहुत बढ़ा के भी अगर आपने लगाना है, तो उन तमाम केसेस में आप सिर्फ और सिर्फ एक R3 की तरह का रजिस्टर लगा देंगे जो हर पॉसिबल करंट को आपको प्रोवाइड कर देगा। एडवांटेज क्या है कि यहाँ पे जो रेजिस्टर्स R1, R2 और R3 की वैल्यूज हैं वो है 9.3 किलो ओम और 11.5 किलो ओम। ये जो रेजिस्टर की वैल्यूज हैं ये आपके पास इंटीग्रेटेड सर्किट्स के अंदर आप बना सकते हैं। ठीक है, इंटीग्रेटेड सर्किट के अंदर हर वैल्यू ऑफ रेजिस्टर जो है वो आप बना नहीं सकते। इंटीग्रेटेड सर्किट्स में ये जितने भी रेजिस्टर्स हैं ये ट्रांजिस्टर्स के थ्रू बनते हैं, और एक ख़ास कॉम्प्लेक्स इसको पूरे बनाने का प्रोसीजर है। ठीक है, तो जो वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि 942 किलो ओम के रेजिस्टर को आप जो है फैब्रिकेट नहीं कर सकते, इम्पॉसिबल है। ठीक है, इतनी बड़ी वैल्यू का रेजिस्टर बनाना, जबकि 9.3 और 11.5 किलो ओम के रेजिस्टर्स बनाना पॉसिबल है। तो अगर आपके पास जो है ट्रांजिस्टर्स इस तरह के अवेलेबल हैं जो कि 0.7 वोल्ट पे 1 मिली एम्पेयर है, तो 10 माइक्रो एम्पेयर बनाने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका है वो आपके पास विडलर करंट सोर्स को यूज़ करना है। यही पूरा आर्गुमेंट जो है ये इस स्लाइड के ऊपर भी आपके पास है। ठीक है, तो रिलेटिवली स्मॉल रजिस्टर जो हैं उनको फैब्रिकेट करना के यूज़ करते करते आप जो है ना बहुत ही कम करंट भी आप जनरेट कर सकते हैं। एडिशनल क्या है कि इस केस में जो है ये कैलकुलेशन में हम नहीं जाएंगे, लेकिन इस RE की वजह से एक डी जनरेशन इफेक्ट आएगा, और उस डी जनरेशन इफेक्ट की वजह से जो इसकी आउटपुट रेजिस्टेंस है वो 1 प्लस GM RE इन पैरेलल विद R पाई हो जाएगी। तो हमें जो है इस चीज़ का भी गेन मिलेगा। जहाँ जो एक चीज़ हमें अचीव नहीं होती यहाँ पे, ठीक है, वो हमारे पास है कि ये IRF फाइनाइट बीटा इफेक्ट। ठीक है, तो फाइनाइट बीटा इफेक्ट क्या था कि आपके पास जो यहाँ पर से एरर है, जो यहाँ से करंट दोनों के अंदर से फ्लो करना है, तो उनका सम यहाँ पर से आई रेफरेंस माइनस आई आउटपुट इज इक्वल टू आई आउटपुट ओवर बीटा, या इस तरह का कुछ एरर आना था। तो वो आपके पास इधर प्रॉब्लम है, लेकिन उसका हल बहुत आसान है कि जैसे इम्प्रूव करंट मिरर के केस में आपने यहाँ पे एक वोल्टेज फॉलोअर लगा दिया था, तो आप यहाँ पे भी एक उसी तरह का वोल्टेज फॉलोवर लगा दें। तो अब जब आपको बिल्डिंग ब्लॉक्स पता चल जाएंगे कैसे चीज़ों ने काम करना है, आप खुद से भी ये चीज़ सोच सकते हैं कि अगर फलाने सर्किट में मैं ये चीज़ इंट्रोड्यूस कर दूं तो ऐसे हो जाएगा। करंट मिरर मुझे चाहिए, मुझे किस तरह का करंट सोर्स चाहिए अपनी बाइसिंग के लिए, तो मैं इस तरह के ट्रांजिस्टर से वो जनरेट कर दूंगा। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं, इस कोर्स का जो मकसद है वो यही है कि आपको ये तमाम बिल्डिंग ब्लॉक्स, इनकी ऑपरेशन, इनके क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या एडवांटेजेस हैं, ये आपको पता हो। जब आपको ये पता चल जाता है तो आप इंडिपेंडेंटली इलेक्ट्रॉनिक सर्किट डिज़ाइन कर सकते हैं। ठीक है, डिज़ाइन के लिए पहली चीज़ है कि डेप्थ में एनालिसिस आपको आना चाहिए, जो कि इन तमाम लेक्चर्स के अंदर आपको बताया जा रहा है। ठीक है जी, इसके साथ हमारा ना ये करंट मिरर्स और करंट सोर्सेज वाला जो हिस्सा है वो हमारे पास ख़त्म होता है। तो हम यहाँ पर से स्टार्ट करेंगे हमारे पास जो सेकंड पोर्शन है डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स का। मुझे पता है ये आप लोगों को इसमें रिलेटिवली प्रॉब्लम होगी कि जी एक आर्गुमेंट अभी चलते चलते बंद हुआ है और फौरन सेकंड आर्गुमेंट स्टार्ट हो रहा है।
लेकिन इशू ये है कि आज के जो इस हफ्ते के अंदर हमने जो है ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स का पोर्शन भी ख़त्म करना है, तो हम थोड़ा सा रिलेटिवली स्लो जा रहे हैं। तो लेकिन है कि ये क्वेश्चन आंसर सेशंस में जो है दोनों पोर्शंस का हम देख लें। अच्छा जी, लेक्चर 9 जो है डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स। ठीक है, ये अजीब सी एक टर्म लगती है कि जी डिफरेंशियल एम्पलीफायर का क्या मतलब हो गया, डिफरेंशियल और इंटेग्रल और इस तरह की चीज़ें हैं। ये तो आपने उसमें पढ़ी हैं अपने कैलकुलस कैलकुलस वगैरह या बाकी इस तरह की जगहों के ऊपर आपने मैथमेटिक्स में पढ़ी हुई हैं। ठीक है, तो यहाँ पे डिफरेंशियल एम्पलीफायर की क्या क्या मतलब है इसका, ये मैं आपको भी समझाऊंगा आगे। ये जो पोर्शन है ClO2 के सेक्शन 2 को मैंने लेबल किया है, और ये आपके पास जो है माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स जो हमारी टेक्स्ट बुक है उसके चैप्टर 8 के अंदर ये चीज़ आपको कंटेंट्स इसके मिलेंगे। तो जो डिफरेंशियल है इसका मतलब है कि आपके पास एक की बजाय दो इनपुट्स अवेलेबल होंगी और उन दोनों का डिफरेंस जो है उसको एम्पलीफायर मतलब एम्पलीफाई किया जाएगा। डिफरेंस को एम्पलीफाई करने वाला जो आपके पास सर्किटरी है डिफरेंशियल एम्पलीफायर कहलाएगी। पिछले जितने भी हमने सर्किटरीज वगैरह देखी हैं उन सारों के अंदर आपके पास एक इनपुट टर्मिनल होता था और विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है, लेट्स से जो भी आपके पास केस बनता था, लेट्स से यहाँ पे ग्राउंड है, तो जो भी आप यहाँ पे वोल्टेज आपके पास वोल्टेज जो है कोई भी आपके पास आ रही थी प्लस माइनस इस तरह करके, तो आप इस टर्मिनल को विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड जो भी आपके पास वोल्टेज आ रही थी VBE उसको ये आगे एम्पलीफाई कर रहा था या बीच में आर सिग्नल लगा, तो लेकिन एक टर्मिनल पे इनपुट थी। ऑफ कोर्स इधर दूसरा टर्मिनल आप कहाँ से लाएंगे, आपके पास तो एक BJT में बेस के ऊपर अगर दे रहे हैं तो ठीक है, बेस के ऊपर और साथ किसी और टर्मिनल पे तो नहीं ऐसे ऐसे दे सकते, बहुत प्रॉब्लम्स आ सकते हैं इसमें। लेकिन जो डिफरेंशियल एम्पलीफायर्स है वहाँ पे आप क्या करते हैं, वहाँ पे आपके पास एक की बजाय जो है दो BJTs मिनिमम जो हैं वो लगे होंगे और उनको इस्तेमाल करते हुए आप एम्पलीफिकेशन अचीव करते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा और इससे रिलेटेड कि जी क्या इसमें क्यों हमें इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। The differential pair or differential amplifier configuration is the most widely used building block in analog integrated circuit design। इसका मतलब ये है कि ये सबसे ज़्यादा जो है हम इसको यूज़ करते हैं आमतौर पे। आपने अभी तक जितना भी वो सिंगल एंडेड पढ़ा है वो लैब में वैसे तो आप डिज़ाइन कर रहे होते हैं, ठीक है जी, बड़ा काम कर रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली जो भी कोई सर्किट्स इंटीग्रेटेड बने होंगे वहाँ पे हमेशा जो है डिफरेंशियल को प्रेफर किया जाता है और यूज़ किया जाता है। ठीक है, सिंगल ब्लॉक वाला जो है सिंगल एंडेड आप यूज़ ही नहीं करते। फॉर एग्जांपल जैसे अभी ओप एम्प आप आगे जाके स्टडी करेंगे और उससे रिलेटेड हमारे पास ClO3 में काफ़ी पोर्शन भी है, ClO2 में भी है, तो उनके अंदर हमेशा जितने भी आपके पास ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स होंगे उनकी जो पहली स्टेज है वो हमेशा डिफरेंशियल एम्पलीफायर होती है। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। दो वजूहात हैं जिनकी वजह से डिफरेंशियल इनपुट को सिंगल एंडेड एम्पलीफायर्स या सिंगल एंडेड इनपुट की बजाय प्रेफर किया जाता है। पहली वजह क्या है कि डिफरेंशियल सर्किट्स जो हैं नॉइज और जो इंटरफेरेंस है उससे उसका इम्पैक्ट जो है ये इनके ऊपर नहीं आता डिफरेंशियल पे एज कम्पेयर टू सिंगल एंडेड। ठीक है, ये आगे जब सर्किट के अंदर हम देखेंगे मैं डेप्थ में आपको बताऊंगा। पर अगर आपके पास एक इनपुट है दूसरा टर्मिनल ग्राउंड है तो कोई भी नॉइज अगर इर्द गिर्द आपके पास फोन है कोई और चीज़ है, नॉइज अगर है वो नॉइज सीधे उस एक सिंगल टर्मिनल पे कपल हो जाएगी तो वो आपके पास जो है एम्पलीफाई हो जाएगी। डिफरेंशियल में क्या होगा कि अगर कोई नॉइज आपके पास आ रही है और दो टर्मिनल्स हैं तो वो नॉइज दोनों टर्मिनल्स के ऊपर जो है वो आपके पास आएगी, और डिफरेंशियल क्या करता है उनका उसका डिफरेंस एम्पलीफाई करता है। तो अगर दोनों टर्मिनल्स पे एक जैसा ही नॉइज सिग्नल है वो ऑटोमेटिकली सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों टर्मिनल्स के डिफरेंस के अंदर वो चीज़ खत्म हो जाएगी तो आपके पास जो है नॉइज सेंसिटिविटी कम हो जाएगी, इसलिए हर जगह पे इसको यूज़ किया जाता है। सेकंड के रीज़न है आपके पास वो ये है कि जब आपने एम्पलीफायर्स को हमने बायस करना होता था तो हम कपलिंग कैपेसिटर्स को यूज़ कर रहे होते थे कि DC को जो है हमारे पास ब्लॉक कर दिया जाए
और जो AC है वो कपलिंग कैपेसिटर उसको पास कर देता है, ठीक है, बाईपास कपलिंग कैपेसिटर्स। डिफरेंशियल के केस में आपको कोई कैपेसिटर यूज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो DC है वो दोनों टर्मिनल्स पे बराबर होगी, और डिफरेंस एम्पलीफायर जो है वो DC का डिफरेंस लेगा, तो वो आपके पास जीरो आ जाएगा, तो DC की वजह से कोई एरर ही नहीं आना, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सेकंड एडवांटेज है। पहला क्या है कि नॉइज से जो है काफ़ी लेस सेंसिटिव टू नॉइज है, और सेकंड हमारे पास क्या है कि कोई हमें जो है कपलिंग या बाईपास कैपेसिटर नहीं चाहिए, ठीक है, विदाउट द नीड फॉर बाईपास एंड कपलिंग कैपेसिटर्स। तो ये दूसरा हमारे पास आ गया। तो ये अब पॉइंट आपने जहन में रखने हैं। आपको जो है इसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे ये चीज़ हमारे पास अचीव होती है। अच्छा जी, अब पहली चीज़ आ गई हमारे पास सर्किटरी। तो सर्किटरी के अंदर देखें हम, अगर हम खाली जो है ये वाला हिस्सा देखें, तो बल्कि थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, यहाँ तक का अगर हम देख लेते हैं हिस्सा, तो हमें कुछ नई चीज़ तो नहीं नज़र आ रही। नॉर्मल जो हमें तरीके पता थे, इनपुट कहाँ पे है, बेस पे, आउटपुट किधर है, आउटपुट इधर है कलेक्टर के ऊपर, तो ये कॉमन एमिटर स्टेज है, नीचे बायसिंग आपने लगाई हुई है, तो इसमें तो ऐसी कोई सच जो है कॉम्प्लेक्स चीज़ नहीं है, ठीक है। ये सेकंड हाफ सर्किट जो है इसको देखेंगे तो ये भी इसी तरीके से है। हमारे पास जो है कॉमन जो एमिटर का टर्मिनल है, इनपुट हम बेस पे देते हैं और आउटपुट हम कलेक्टर से ले रहे होते हैं। तो यहाँ तक तो हमें कोई भी अजीब चीज़ नज़र नहीं आती, लेकिन एक्चुअली इसमें क्या किया गया है कि आपके पास जो है ये पहली और जो ये सेकंड हमारे पास जो है स्टेज, या एक तरह का आप कह लें कि जो एम्पलीफायर्स, दो कॉमन एमीटर लगे हुए हैं, इन दोनों का बजाय इसके कि नीचे किसी रजिस्टर या ग्राउंड से कनेक्ट किया जाए, इनके दोनों के एमीटर्स को हमने शॉर्ट किया, और शॉर्ट करने के बाद आगे एक करंट सोर्स लगा के ग्राउंड पे ले गए। अब ये जो करंट सोर्स है, ये हमारे पास जो हमने अभी पढ़े थे उनमें से कोई भी हो सकता है, विल्सन हो सकता है, विडलर हो सकता है, सिंपल करंट सोर्स हो सकता है, इम्प्रूव करंट सोर्स हमारे पास हो सकता है। सबसे अच्छा जो है यहाँ पे ये विल्सन करंट सोर्स आपके पास रहेगा, क्योंकि उसकी आउटपुट रेजिस्टेंस जो कि आइडियल करंट सोर्स के साथ आपको ऐसे लिखनी होगी, ठीक है, तो वो आपके पास रिलेटिवली काफ़ी कम है। तो लेकिन जो है हम इस सर्किटरी के अंदर फिर हम लोग देखते हैं कि हमारे पास दो कॉमन एमिटर स्टेजेस हैं, एमिटर उनके कॉमन है और नीचे करंट सोर्स। अब बाकी जो हमने कॉन्फ़िगरेशंस पढ़ी थी, जहाँ पे एक की इनपुट दूसरे की आउटपुट पे फीड हो रही है या कुछ और इस तरह के मामला थे, उनके और इसके दरमियान में फ़र्क ये है कि इधर हमारे पास दो इनपुट्स हैं, VB1 है और VB2 है, दोनों जो हैं विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ठीक है। वैसे इस पूरे सर्किटरी में और कहीं पे ग्राउंड नज़र नहीं आ रहा हमें, यहाँ पे कुछ और जो है ये सप्लाई लगी है, इधर सप्लाई लगी है, ग्राउंड है सच नहीं है, लेकिन ये जो दोनों है ना ग्राउंड के मुकाबले में आपके पास है। तो ये दो सोर्सेज को देख के हमें पता चलता है कि ये कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास कैसे ऑपरेट करेगी। ये एक डिफरेंशियल एम्पलीफायर है जो कि इन VB1 माइनस VB2 जो इनका डिफरेंस है उसको एम्पलीफाई करेगा। अच्छा जी, अब इधर जो है ना हमारे पास मल्टीपल पॉसिबिलिटीज हैं। अभी डीसी के केस में जैसे हमने कहा था कि जी डीसी के केस में कोई हमारे पास ऐसा गेन नहीं आएगा, या डीसी के केस में कैसे ये ऑपरेट करेगा। तो उस केस में हम क्या करते हैं कि जी अगर हमने जो है ये VB1 और VB2 जो वोल्टेज हैं, लेट से ये हमारे पास है 3 वोल्ट है, ठीक है, और ये वाला जो है ये है 1 वोल्ट है। तो इन दोनों के दरमियान में जो है कोई ना कोई एक कॉमन मोड वोल्टेज जो है आपके पास वो मौजूद है, जो कि इन दोनों टर्मिनल्स के ऊपर आप लिख सकते हैं कि जी वो आपके पास आ रही है। वो कैसे आप निकालेंगे, वो आप निकालेंगे इस तरीके से, VCM जो कॉमन मोड वोल्टेज जो दोनों टर्मिनल्स पे बराबर आ रही है,
जब सर्किट को तो इन दोनों इनपुट्स को आप ब्रेक डाउन कर सकते हैं कॉमन मोड और डिफरेंशियल के अंदर। जो कॉमन मोड है वो आपके पास होगी VB1 प्लस VB2 डिवाइडेड बाय 2। तो ये आपके पास आ जाएगी, ये आपके पास आ जाती है 1 + 3 4 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2 वोल्ट। ये फिजिकली कोई 2 वोल्ट का इधर करंट वोल्टेज सोर्स नहीं आपके पास लगा होगा, लेकिन ये VB1 और VB2 से ही आपके पास जो है ये कॉमन मोड ये वोल्टेज आ जाती है कि ये अगर 3 वोल्ट पे है, ये 1 वोल्ट पे है, तो वो इस तरीके से आ जाती है। दूसरे केस में क्या है कि अगर आपने जो है ये एक आपके पास लार्ज सिग्नल है, जैसे कि इधर लिखा भी हुआ है V स्मॉल है, B आपके पास कैपिटल है, तो उस केस में आपके पास क्या है कि ये आपके पास एक DC वैल्यू प्लस स्मॉल सिग्नल वैल्यू है, और जो DC वैल्यू है उसको हम कह देते हैं VDC इज इक्वल टू V कॉमन मोड, क्योंकि बायसिंग दोनों ट्रांजिस्टर्स मैचिंग है, उनकी बायसिंग एक ही जैसी वोल्टेज पे होनी चाहिए, और ये VCM कुछ भी हो सकती है, लेट्स से 2 वोल्ट हमारे पास है। तो अब हमने पहला जो DC एनालिसिस इसका करना है, तो DC एनालिसिस के केस में हमने वही जो कॉमन मोड हमारे पास वोल्टेज है जो कि इन दोनों टर्मिनल्स के ऊपर आ रही होगी, उसको कंसिडर करके हमने सर्किट को सॉल्व करके देखना है। ठीक है, तो इस केस में ये दोनों टर्मिनल्स शॉर्टेड हैं आपस में और यहाँ पे कनेक्टेड हैं। ये वाला हिस्सा जो है ये तार आपस में इधर कनेक्टेड नहीं है। तो लेट से आपके पास जो है VCM एक जितनी वोल्टेज इधर और इधर अवेलेबल है, इसको कैसे हम सोल्व करें, DC एनालिसिस कैसे करें इसका। तो हमें यहाँ पे पता है कि जी ये दोनों सर्किट्स के केस में RC और RC आपके पास मैच्ड है, VCC मैच्ड है, ट्रांजिस्टर्स मैच्ड हैं, वोल्टेज दोनों के अक्रॉस मैच्ड है, दोनों का एमिटर जो है वो भी मैच्ड है, मतलब VBE दोनों के जो हैं वो भी आपके पास कम्प्लीटली मैच्ड हैं। तो इसका मतलब है कि ये दोनों सर्किट जो हैं ये आपके पास जो हैं कम्प्लीटली मैच्ड हैं। तो आपके पास ये जो करंट इधर से फ्लो कर रहा है, इधर KCL आप लगाएंगे तो वो इक्वली दोनों ट्रांजिस्टर Q1 वाली जो ब्रांच है और Q2 वाली ब्रांच में से फ्लो कर रहा होगा, तो दोनों के दरमियान में से फ्लो करेगा इक्वली। तो यहाँ पर से I/2 बायसिंग करंट है, यहाँ पर भी I/2 बायसिंग करंट है। तो अगर I/2 आपके पास बायसिंग करंट है और ये दोनों करंट्स बराबर सिर्फ और सिर्फ इसलिए हैं कि दोनों के क्रॉस वोल्टेज एक ही अप्लाइड है। ठीक है, तो ये अगर I/2 है तो ये आपके पास है एमिटर करंट, I एमिटर इज इक्वल टू I/2। तो यहां पर से जो कलेक्टर करंट इन दोनों में से फ्लो करेगा वो होगा अल्फा I/2। ठीक है, अल्फा I/2 होगा, तो दोनों में से क्योंकि ये एमिटर करंट था, कलेक्टर करंट के लिए अल्फा से मल्टीप्लाई कर दिया। अब वो करंट फ्लो करेगा इन तमाम के केस के अंदर इस RC में से। तो यहाँ पे आप ओहम्स लॉ लगाएं, टेल पे जो है लेट से किसी एक पे लगा लें। यहाँ पे टेल के ऊपर क्या वोल्टेज है VCC, इसको मैं लिख लेता हूँ प्रॉपर क्योंकि ये शायद आपको, तो हमने अब क्या करना है, ये हमारे पास आ जाएगा VCC माइनस VC। VC क्या है, इस नोड पे वोल्टेज VC है, इज इक्वल टू अल्फा RC I/2। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाता है रिलेशन। ठीक है, अल्फा RC I/2। अब इसमें से क्या करते हैं, जब VC हमने निकालना है तो वो हमारे पास VC इस तरफ आ जाएगा और ये वाली जो टर्म है अल्फा RC I/2 ये अगली साइड पे आ जाएगी। तो जो आपके पास वोल्टेज इधर आएगी वो ये हो गई। पर अब दोनों जगहों पे क्योंकि कम्प्लीटली आइडेंटिकल सर्किट्स हैं, तो इस केस में भी आपके पास जो वोल्टेज आएगी वो यही होगी। ठीक है, अब प्रॉब्लम क्या है कि ये तो हमारे पास वोल्टेज आ गई, जबकि हमने कहा था कि जी डिफरेंशियल जो एम्पलीफायर है
उस डिफरेंशियल एम्पलीफायर के केस में एक जितनी आप दोनों टर्मिनल पे वोल्टेज देंगे तो आउटपुट जीरो होनी चाहिए, पर यहाँ पे आउटपुट जीरो इसलिए होगी कि जो आपके पास इस सर्किट की आउटपुट है वो भी डिफरेंशियल है, ये उसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये उसका नेगेटिव टर्मिनल है। तो अब जब आप डिफरेंशियल आउटपुट निकालेंगे, वी आउटपुट सी एम, वो आपके पास क्या आएगी, ये माइनस ये, ठीक है। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें, क्या आएगा, ये आइडेंटिकल है तो ये हो गया 0 वोल्ट्स। तो इसका मतलब है कि इस केस में आपके पास जो आउटपुट है वो आपके पास 0 वोल्ट आ जाएगी जब आपने जो है कॉमन मोड वोल्टेज। तो जो डीसी वोल्टेज है, डीसी वोल्टेज के केस में आपके पास कोई ऑफसेट आउटपुट पे नहीं आएगा, और अगर ऑफसेट आउटपुट पे नहीं आएगा तो आपको कपलिंग कैपेसिटर लगाने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, जो पहला हमने एक एडवांटेज हम ढूंढ रहे थे वो हमें यहाँ पे आइडेंटिफाई हो गया। VCM is the common mode DC voltage, which means that by definition it is the same DC voltage present on both input terminals of the differential pair। by definition ये चीज आपके पास इस तरह से होगी। अच्छा जी, यहाँ पे हमारे पास ना एक ये एग्जाम्पल है जिसको हमने सॉल्व करना है इसी मटेरियल से रिलेटेड, और यहाँ पे हमें कहा गया है कि ये इस सर्किट के अंदर एमिटर वोल्टेज, लार्ज सिग्नल एमिटर वोल्टेज, कलेक्टर वोल्टेज है, फर्स्ट टर्मिनल सेकंड टर्मिनल निकालना है, और जो ट्रांजिस्टर्स की जो है VBE मॉड ली है क्योंकि ये PNP है, वो हमारे पास अप्रोक्सीमेटली 0.7 वोल्ट है, अल्फा 1 है। अच्छा जी, अब तो ये इस सर्किट के अंदर जो है ना हमने सॉल्व करना है। पहली चीज हम ये देखते हैं कि यहाँ पे एक कॉमन मोड वोल्टेज एज सच कोई नहीं आई हुई, यहाँ पे ग्राउंड है और यहाँ पे आपके पास 0.5 वोल्ट्स। तो अगर यहाँ पे 0.5 वोल्ट्स हैं, यहाँ पे आपके पास ग्राउंड है, और इधर जो वोल्टेज आनी है वो आपके पास आनी है 0.7 वोल्ट्स। अब ये 0.7 वोल्ट्स क्यों है कि यहाँ पे अगर आप 0.7 वोल्ट्स का इधर से रखते हैं तो ये नोड VE आपके पास आ जाएगा 0.7 वोल्ट पे, और अगर ये 0.5 के साथ इधर भी आप कहते हैं कि जी मैं प्लस माइनस 0.7 करूं, तो ये हमें बताता है कि जी VE आना चाहिए आपके पास 1.2 वोल्ट। पर अगर VE आपके पास 1.2 वोल्ट है तो इसके क्रॉस जो वोल्टेज होगी वो 0.7 की बजाय 1.2 वोल्ट हो जाएगी, जिसपे करंट इधर से इतना एक्सट्रीमली लार्ज फ्लो करना है कि ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास ये 1.2 वोल्ट नहीं है बल्कि 0.7 वोल्ट है, जिसका मतलब है कि इसके क्रॉस जो वोल्टेज है ये भी 0.7 वोल्ट नहीं है, बल्कि अगर ये 0.7 वोल्ट है, ये 0.2 वोल्ट है, तो ये आपके पास है प्लस माइनस 0.2 वोल्ट। अगर ये प्लस माइनस 0.2 वोल्ट है तो इसका मतलब है कि ये ट्रांजिस्टर आपके पास काम नहीं कर रहा। अगर ये ट्रांजिस्टर आपके पास काम नहीं कर रहा, ऑफ है, तो इधर से जो करंट गुजरेगा वो करंट आपके पास जीरो होगा। अगर करंट जीरो है, ओहम्स लॉ लगाते हैं तो इस रेजिस्टर के क्रॉस कोई ड्रॉप नहीं आना। तो अगर कोई ड्रॉप नहीं आना, ओहम्स लॉ लगाएंगे तो Vc1 और ये वाली वोल्टेज बराबर होगी, तो Vc1 इज इक्वल टू माइनस 5 वोल्ट्स। जो ये दूसरा ट्रांजिस्टर वाली जो ब्रांच है, ये ब्रांच आपके पास ऑन होगी क्योंकि इसके क्रॉस 0.7 वोल्ट्स आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर ये 0.7 है, ये ग्राउंड था, ये 0.7 वोल्ट्स है, इधर से जो करंट फ्लो करना है वो आप निकाल सकते हैं। 1 किलो ओहम है, ये इसका एमिटर करंट है। तो एमिटर करंट हम निकालते हैं तो IE इज इक्वल टू 5 माइनस 0.7 डिवाइडेड बाय 1 के। तो ये हमारे पास आ जाता है तकरीबन जो है 4.3 के, 4.3 मिली एम्पियर।
तो इधर से जो करंट फ्लो कर रहा है वो 4.3 मिली एम्पेयर है, और अगर अल्फा तकरीबन 1 है तो यहाँ से भी जो करंट फ्लो कर रहा है वो भी इसी के बराबर है, 4.3 मिली एम्पेयर के बराबर है। तो यहाँ पे आप दोबारा ओहम्स लॉ लगाएंगे तो वो हमारे पास क्या आएगा, Vc2 माइनस 5 इज इक्वल टू 4.3 टाइम्स 1K। ये हमारे पास आ जाता है 4.3 वोल्ट। 4.3 वोल्ट आ गया। तो इसके अंदर क्या आता है, ये Vc2 इज इक्वल टू, ये -5 इधर था, इधर +5 हो रहा था, ये माइनस साइंस के साथ, तो इधर आके माइनस आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 4.3 वोल्ट माइनस 5 वोल्ट इज इक्वल टू, ये कितना आएगा, -0.7 वोल्ट्स। ठीक है, तो जो ये वाले जो है टर्मिनल Vc2 है, Vc2 के ऊपर हमारे पास वोल्टेज आ जाएगी -0.7। ये सारे रिजल्ट जो हैं यहाँ पे लिखे भी हुए हैं आपके पास। तो ये हमने एक डिफरेंशियल की तरह का दिखता हुए सर्किट को हमने सॉल्व किया, और हमें पता चला कि ये हमेशा पॉसिबल नहीं है कि आपके पास जो है डिफरेंशियल हमेशा ऑन हो। बास केसेस में ये चीज़ पॉसिबल है, अगर आपने कॉमन मोड वोल्टेज या डीसी वोल्टेज सही नहीं अप्लाई की तो ये भी गलती से हो सकता है कि कोई एक आध जो है वो ट्रांजिस्टर आपके पास ऑन ना हो। अगर ट्रांजिस्टर एक आध ऑफ होगा, कट ऑफ के अंदर होगा, तो ये आपका डिफरेंशियल सर्किटरी और एम्पलीफायर जो है सच काम नहीं करेगा। तो हमने ये चीज़ यहाँ पे सीखी कि इसमें जो कॉमन मोड वोल्टेज या जो डीसी वोल्टेज है उसकी वैल्यू जो है हमारे पास ज़रा सोच समझ के रखनी चाहिए। हमें कोई भी रैंडम वैल्यू नहीं हम प्लेस कर सकते। और इसी चीज़ को जो है फर्दर एक ख़ास मेथड से कि ये कॉमन मोड जो है वोल्टेज, जो डीसी वोल्टेज है, ये किस रेंज में हमारे पास होनी चाहिए, उसके लिए हमारे पास एक ख़ास मेथड है। ठीक है, अब वो ख़ास मेथड हमारे पास क्या है कि हमने देखना है कि जो VCM की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है, ये इस बाइसिंग के केस में जहाँ पे I करंट है, दोनों ट्रांजिस्टर्स मैच्ड हैं, I/2 करंट इधर से फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, इस सर्किट में बात कर रहे हैं हम। तो वहाँ पे हमने क्या करना है कि जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है उसके लिए आपने इस पॉइंट से स्टार्ट लेना है और हर वोल्टेज को इंक्लूड करते जाना है जब तक कि आप VCC तक ना पहुंच जाए। इधर से ट्रैवल करते करते वोल्टेज, एक KVL टाइप आपने लगाना है, लेकिन इधर से ट्रैवल करते हुए ऊपर तक जाना है। ठीक है, ये कैसे होगा ये मैं अभी आपको बता देता हूँ। तो लेट से मैं निकाल रहा हूँ VCM मैक्स, VCM मैक्स कि ये कॉमन मोड जो वोल्टेज है ये मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए। ठीक है, तो VCM मैक्स में से अब मैं यहाँ से नीचे आता हूँ। ठीक है, कि ये जो है वोल्टेज ड्रॉप एक इसमें से मैंने सब्ट्रैक्ट करना है, कम वोल्टेज पे जा रहा हूँ, और ये वोल्टेज क्या है, प्लस माइनस VBE1 माइनस VBE1। जैसे मैंने ये सब्ट्रैक्ट किया मैं इस पॉइंट पे आ गया। ठीक है, अब इस पॉइंट से मैंने, मेरा मकसद क्या, ऊपर तक जाना, तो मैं यहाँ से जो है इधर को मूव करूंगा। अब ये VBE1 हमारे पास कितनी होनी चाहिए, हमें पता है कि अगर कट ऑफ में नहीं जाना ट्रांजिस्टर ने तो ये 0.7 होनी चाहिए। मैं वैल्यू इसकी बाद में प्लेस कर दूंगा। तो ये हमने VCM मैक्स में से ये चीज़ सब्ट्रैक्ट की। उसके बाद क्या किया हमने, ऊपर को VCC तक मूव करना था इस सप्लाई वोल्टेज के, कि कितना करीब हम आ सकते हैं वो VCM मैक्स बताता है। अब हम यहाँ से जो है इसके इधर मूव करेंगे ऊपर को, तो इसके क्रॉस मिनिमम पॉसिबल वोल्टेज क्या आपके पास होनी चाहिए। तो ये हमने इस इंश्योर करना है कि सैचुरेशन में ना जाए। तो सैचुरेशन में ना जाने के लिए हमारे पास प्लस VCE1 सैचुरेशन हो गया। ठीक है, ये हमारे पास जो है इंश्योर करने के लिए कि सैचुरेशन में ना जाए, तो ये 0.3 वोल्ट्स तकरीबन हम रखते होते हैं इसको।
सैचुरेशन में चला जाए तो 0.2 वोल्ट्स होते हैं, लेकिन इस केस में जो है ये 0.3 वोल्ट्स हम रखेंगे कि ना जाए सैचुरेशन में। अब हमने इंश्योर करना है कि जी 0.7 वोल्ट्स इधर और 0.3 वोल्ट्स इधर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या होगा, फर्दर जब हम जा रहे हैं ना तो इसके अंदर हम करेंगे ऐड, इस पॉइंट से आगे VCC तक जाने के लिए इसके क्रॉस एक वोल्टेज ड्रॉप आता है। इसके क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप क्या आएगा, वो हमारे पास आएगा अल्फा RC टाइम्स I ओवर 2, कि ये जितना करंट हमारे पास फ्लो कर रहा है और जो रेजिस्टर की वैल्यू है वो हमने कर ली, ये आ गया। तो ये जब सारा हम कर लेंगे तो ये चीज़ बराबर हो जाएगी हमारे पास VCC के। तो यहाँ पे हम बता रहे हैं कि हमारे पास जो है इस पूरी रेंज में जब आपने यहाँ से ऊपर जाना है, ये वोल्टेज 0.7 वोल्ट से ज़्यादा होनी चाहिए तो VCM मैक्स आपके पास आता है। और जो VCE1 आपके पास है ये सेचुरेशन से ज़्यादा 0.3 वोल्ट से ज़्यादा होना चाहिए। और जो ये करंट से ये ड्रॉप है, इस ड्रॉप को भी आपको कंसिडर करना चाहिए, और ये सारा कुछ करेंगे तो ये VCC के बराबर आएगा। इसमें अब मैं वैल्यूज प्लेस करता हूँ। VCM मैक्स ये मेरे पास था -0.7, ये था +0.3, ठीक है। तो -0.7 +0.3 हो गया -0.4 वोल्ट प्लस ये वाला सारा हिस्सा मैं ऐसे कॉपी कर देता हूँ। ये चीज़ इज इक्वल टू VCC आ गया। और इसमें फर्दर क्या करते हैं कि ये वाली जो बाकी सारी टर्म है ये अगली तरफ ले गए, तो VCM मैक्स इज इक्वल टू VCC प्लस 0.4 माइनस अल्फा RC टाइम्स I ओवर 2। तो यहाँ से हमने मूव करते करते जब ऊपर को जाएंगे कि ये इसमें से सब्ट्रैक्ट किया आपने, ये वाला ऐड किया, ये वाला ऐड किया, तो वो इसके बराबर आ गया। तो उधर से आप VCM मैक्स निकाल लेंगे, ठीक है। कि VCC की वैल्यू इधर प्लेस करें, करंट की वैल्यू आप प्लेस करें तो आप निकाल सकते हैं कि VCM मैक्सिमम कितना हो सकता है। इससे ज़्यादा वैल्यू अगर इस कॉमन मोड की तो आपके पास एक आध ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में चला जाएगा, और अगर कोई एक आध ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में या ये कट ऑफ में जाएगा तो आपके पास एम्पलीफिकेशन सही नहीं होगी। तो आपने मेक श्योर करना है कि DC जो बायसिंग है कॉमन मोड वो इससे कम हो। दूसरे केस में आप क्या करेंगे, कलर दूसरे केस में आप क्या करेंगे, आपने जब यहाँ से मूव करना है मिनिमम निकालने के लिए, तो मिनिमम के लिए आपने नीचे -VEE सप्लाई वोल्टेज तक जाना है। तो उसमें क्या करेंगे कि आपने जनाब यहाँ से स्टार्ट किया, सबसे पहले आपने इंश्योर करना है कि VCM इज के अंदर जो है माइनस VBE1, ठीक है। उसके बाद आपके पास जो ये वाले करंट सोर्स होगा इसके क्रॉस भी कोई मिनिमम वोल्टेज चाहिए होगी, ठीक है। -VCS इज इक्वल टू -VEE। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा कि इसी तरीके से फिर लिखते हैं कि VCM मिनिमम के अंदर से सब्ट्रैक्ट किया मैंने VBE1, इसमें से फिर सब्ट्रैक्ट किया VCS, ठीक है। ये आपको कहीं ना कहीं एग्जांपल में गिवन होगा। करंट सोर्स के क्रॉस कितना आता है, ठीक है। और ये सारा जो है आपके पास ये बराबर आ जाएगा V इक्वल टू -VEE, ठीक है। और यहीं से जो है अगर आप VCM मिनिमम को निकालेंगे तो वो आपके पास आ जाएगा -VEE प्लस VCS प्लस VBE,
ठीक है, तो इसका मतलब क्या बनता है कि इसकी वैल्यू इतनी कम ना हो कि कहीं करंट सोर्स आपका ख़राब हो जाए, वो ऑपरेट ना कर सके, यहाँ ट्रांजिस्टर कट ऑफ में चला जाए। जबकि यहाँ पे जो है आपके पास ये जो टोटल बनता है, ये कंडीशन आपके पास ये है कि वीसीसी की वैल्यू इतनी ज़्यादा ना हो कि ये ट्रांजिस्टर सैचुरेशन में चला जाए। तो आपने जो है ये जो रेंजेस होंगी ये हर सर्किटरी के लिए अलग-अलग आपके पास आएंगी, वहाँ से आपने इंश्योर करना है कि आपका ऑपरेशन जो है वो बिल्कुल ठीक हो रहा है कि नहीं। तो ये टाइम काफ़ी हो गया, 1 घंटा हो गया, तो यहाँ पे मैं लेक्चर को जो है एंड करता हूँ। उसके बाद एक एग्जांपल इसकी और जो बाकी रिलेटेड पोर्शंस हैं वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर सॉल्व करेंगे। तो जो आपके क्वेश्चंस हैं वो आप इसके जो है